बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करेंगे द ट्वाइन पैराडॉक्स। तो द ट्वाइन पैराडॉक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टाइम डायलेशन का फिनोमेना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। यानी कि अगर हमारे पास एक क्लॉक है तो वो अगर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर दे तो उसका टाइम स्लो रन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाकी जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करने वाली हर चीज के ऊपर फर्क पड़ता है अगर वो हाई स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर दे। इवन कि अगर एक इंसान है वो भी जब एक बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करता है तो उसकी जो पल्स रेट है वो भी स्लो हो जाती है, इंसान की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो इसी फैक्ट को हम अंडर कंसिडरेशन लेते हुए एक पजल को डिस्कस करेंगे और उस पजल को हम ट्वाइन पैराडॉक्स का नाम देते हैं। इस आर्टिकल के हमारे पास 3 पॉइंट हैं। पहला है द एक्सपेरिमेंट, दूसरा है द पैराडॉक्स और जो थर्ड वन है वो है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ पैराडॉक्स। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सपोज करते हैं हमारे पास 2 ऑब्जर्वर हैं, एक को हम ए बोल देते हैं और दूसरे ऑब्जर्वर को हम बी बोल देते हैं, और दोनों पॉइंट्स हैं, यानी कि दोनों की जो एज है वो सेम है। तो ये दोनों ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, यानी कि ये हमारे पास अर्थ हो गई और ये ऑब्जर्वर ए और ये ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर ए क्या डिसाइड करता है कि वो एक जर्नी के ऊपर जाएगा, वो एक स्पेसशिप में बैठकर बहुत ज्यादा तेज स्पीड के साथ मूव करते हुए स्पेस के अंदर चला जाएगा। तो अपनी मोशन स्टार्ट करने से पहले दोनों जो ऑब्जर्वर हैं अपनी क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि एक क्लॉक ऑब्जर्वर ए के पास है और एक क्लॉक ऑब्जर्वर बी के पास है, और दोनों अपनी अपनी क्लॉक्स के ऊपर एक जैसा टाइम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद ऑब्जर्वर ए मूव करते हुए स्पेस के अंदर चला जाता है और एक खास जर्नी करने के बाद वापस उसी जगह के ऊपर आ जाता है। अब ऑब्जर्वर बी क्या देख रहा है, चूंकि ऑब्जर्वर बी खुद रेस्ट के ऊपर था और ऑब्जर्वर ए मूव करके गया था, तो जो मूव करता है उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। जब वो अपनी मोशन कंप्लीट करके वापस उसी जगह पे आएगा तो ऑब्जर्वर बी कहेगा कि जो ऑब्जर्वर ए है वो अब यंगर है ऑब्जर्वर बी के लिहाज से। तो ऑब्जर्वर बी के लिहाज से जो ऑब्जर्वर ए है वो अब एज में छोटा होगा ऑब्जर्वर बी के लिहाज से। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर ए मूव कर रहा था तो उसकी जो पल्स रेट है, हार्ट बीट, वो स्लो थी ऑब्जर्वर बी के लिहाज से। ऑब्जर्वर ए की जो क्लॉक थी वो स्लो थी ऑब्जर्वर बी के लिहाज से। तो ऑब्जर्वर ए जो है वो अब एज में छोटा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जर्वर बी। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास टाइम डायलेशन का जो एक्सप्रेशन है वो है कि टी बी इज इक्वल टू टी ए ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है टाइम डायलेशन के लिए। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि टी बी इज इक्वल टू गैमा टी ए, क्योंकि 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर गैमा के बराबर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा तो गैमा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगी। अब वो जितना तेज मूव करेगा उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा आती चली जाएगी। एवं कि जब वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करना शुरू कर दे तो गैमा की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है। तो यहाँ पे हम सिंपल ये देख रहे हैं कि गैमा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगी। तो जब गैमा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो जो टी बी है यानी कि ऑब्जर्वर बी का जो टाइम है वो ज्यादा होगा ऑब्जर्वर ए के लिहाज से। तो ये तो हमारे पास वो वाली ऑब्जर्वेशन थी जो कि ऑब्जर्वर बी करेगा, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर ए भी करेगा, क्योंकि हमने बताया था कि ऑब्जर्वर जिस फ्रेम के अंदर खुद मौजूद होता है वो उसको रेस्ट के ऊपर कंसीडर करता है। तो ऑब्जर्वर ए क्या कहेगा कि मैं रेस्ट के ऊपर हूं, लेकिन जो ऑब्जर्वर बी है वो मुझसे दूर चला गया था अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अब यहाँ पे देखा जाए तो ऑब्जर्वर ए कहेगा कि मैं उसी जगह के ऊपर मौजूद हूं, लेकिन जो ऑब्जर्वर बी है वो अपोजिट मोशन करते हुए मुझसे दूर चला गया था। यानी कि जो हमारे पास अर्थ है वो दूर मूव करती चली जा रही है और एक खास मोशन करने के बाद वो वापस
अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आ गया है, यानी कि ऑब्जर्वर बी ने ये वाली सारी की सारी मोशन की है। तो ये ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वर ए के लिए। ऑब्जर्वर ए कहेगा कि मैं रेस्ट के ऊपर था, तो जो मेरी क्लॉक है वो फास्ट रन करेगी एज कंपेयर टू जो क्लॉक है ऑब्जर्वर बी के पास, क्योंकि अब ऑब्जर्वर बी मूव कर रहा है तो उसके लिए जो क्लॉक है वो स्लोली रन करनी चाहिए। तो जब ऑब्जर्वर बी एक खास मोशन कवर करने के बाद वापस उसी जगह के ऊपर आएगा तो ऑब्जर्वर ए कहेगा कि जो ऑब्जर्वर बी है वो एज में छोटा होगा अब ऑब्जर्वर ए के लिहाज से, क्योंकि अब ऑब्जर्वर बी मोशन में था तो उसकी जो पल्स रेट है, हार्ट बीट है, वो स्लो थी ऑब्जर्वर ए के लिहाज से, तो वो अब एज में छोटा हो जाएगा ऑब्जर्वर ए के मुकाबले में। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली डिस्कस करें तो मैथमेटिकली अब इस कंडीशन के मुताबिक जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, टी बी ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि टी ए इज इक्वल टू गैमा टी बी। गैमा की वैल्यू हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन 1 होती है, तो टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, यानी कि ऑब्जर्वर ए के लिए टाइम ज्यादा गुजरेगा एज कंपेयर टू ऑब्जर्वर बी के लिए। अब इसका हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, डी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है कि अब यहाँ पे जो पहला केस था वो क्या कह रहा था कि ऑब्जर्वर बी के लिहाज से ऑब्जर्वर बी रेस्ट के ऊपर था और ऑब्जर्वर ए जो है वो मोशन करते हुए से दूर चला गया था और फिर वापस आ गया, तो जो ऑब्जर्वर ए का टाइम था वो डायलेट हुआ है, तो ऑब्जर्वर ए जो है वो एज में छोटा रह जाएगा एज कंपेयर टू ऑब्जर्वर बी। लेकिन ऑब्जर्वर ए क्या कहेगा इस कैलकुलेशन के लिहाज से कि ऑब्जर्वर ए कहेगा कि वो रेस्ट के ऊपर था, लेकिन ऑब्जर्वर बी जो है वो मोशन के ऊपर गया अपोजिट डायरेक्शन में, वो मोशन पे गया और एक खास मोशन कवर करने के बाद वापस अपनी जगह पे आ गया, तो ऑब्जर्वर बी के लिए जो टाइम है वो डायलेट हो जाएगा। ऑब्जर्वर बी जो है वो एज में छोटा रह जाएगा एज कंपेयर टू ऑब्जर्वर ए। तो ये एक अपेरेंट पैराडॉक्स है इन दोनों की कैलकुलेशंस के दरमियान, ये एक मेन कॉन्ट्राडिक्शन है। अब इसका थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दिस रेजोल्यूशन ऑफ पैराडॉक्स, कि ऑब्जर्वर ए की कैलकुलेशंस ठीक है या ऑब्जर्वर बी की ऑब्जर्वेशंस ठीक हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब एक फ्रेम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, यानी कि वेलोसिटी एक वेरिएबल हो, या वो लगातार इंक्रीज या लगातार डिक्रीज हो रही हो, या वो कभी इंक्रीज या कभी डिक्रीज हो रही हो, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद होगी, तो उस फ्रेम को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम बोलेंगे। लेकिन जब एक फ्रेम लगातार रेस्ट के ऊपर हो या वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो उसको हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम बोलेंगे। तो मैंने बताया था कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हम ऐसी फ्रेम्स को डिस्कस करते हैं कि जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम हो और उसकी जो वेलोसिटी है फ्रेम की वो लगातार चेंज भी हो सकती है, कभी वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, कभी वो किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, कभी उसकी स्पीड ज्यादा कभी कम, तो ऐसी फ्रेम्स को हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर डिस्कस करते हैं। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उन फ्रेम को डिस्कस करते हैं जो कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, या तो वो रेस्ट के ऊपर हो, अगर मूव कर रही हो तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर मौजूद फ्रेम्स को मस्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करना होगा, उनकी डायरेक्शन किसी सूरत चेंज नहीं हो सकती। तो यहां से हम इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर ए के लिए फ्रेम थी वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी। क्यों? क्योंकि यहां से वो जमीन के ऊपर थी, जमीन से टेक ऑफ करते वक्त उसकी स्पीड पहले 0 से मैक्सिमम स्पीड तक जाएगी, उसके बाद वो वहां पे एक मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचेगा और लगातार जो उसकी डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है, और फिर वापस जब आएगा तो वापस आते हुए अपनी स्पीड को स्लो करते 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 वो जमीन के ऊपर आके रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर ए की फ्रेम है वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो उसी के मुकाबले में जो ऑब्जर्वर बी है वो चूंकि रेस्ट के ऊपर मौजूद है, वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा, तो वो एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद है। तो ऑब्जर्वर ए के ऊपर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फार्मूलाज अप्लाई होंगे और ऑब्जर्वर बी के ऊपर हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फार्मूलाज अप्लाई होंगे।
क्योंकि हमारे पास ये वाला जो टाइम डायलेशन का जो एक्सप्रेशन है, ये एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से हम यूं कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर बी की कैलकुलेशंस ठीक है, ऑब्जर्वर ए जो है वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर मौजूद था, तो उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन थी वो रॉन्ग थी। तो जो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर बी की है। तो हकीकत में जो ऑब्जर्वर ए है उसकी लाइफ ज्यादा हो जाएगी और वो एज कंपेयर टू ऑब्जर्वर बी एज में छोटा हो जाएगा। तो ये था कि हमारे पास टाइम पैराडॉक्स और उसके बाद हमने उसका रेजोल्यूशन देखा।